दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। देश की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा सुस्त चल रही है और मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में भी बजट पास होने के बाद से काफी ज्यादा हंगामे के बीच चल रही है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति, उनका लेख काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि चुनाव के परिणाम आने के बाद से वो कहीं अंतर ध्यान से दिखाई दे रहे हैं। जो लगातार चुनाव से पहले मीडिया से बात कर रहे थे, मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे थे, वो अचानक से गायब हो गए हैं। अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ है, क्या है, कुछ बात सामने आ नहीं रही है। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी चुनाव के पहले चुनाव के बाद लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन उन्हीं की ही स्तर पर जाकर मोदी सरकार के पोती पत्रे खोलने वाले निर्मला सीतारमण के पति कहाँ हैं? परकला प्रभाकर क्या कर रहे हैं पता नहीं। खैर, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है वो है जब साल 2019 में सीतारमण ने बजट पेश किया था, तो उनके पति परकला प्रभाकर ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने लेख में केंद्र सरकार को यह सलाह दी थी कि वो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक मॉडल को अपनाएं। मैं आपको याद दिलाती चलती हूँ साथ में, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह उस वक्त वित्त मंत्री थे। देश को उन्होंने उस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया था जहां हमें किसी का मुंह देखना नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, देश बहुत बुरी परिस्थितियों में था। स्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी। नरसिम्हा राव के पास बहुत कुछ ऐसा नहीं था जो कि देश को उस वक्त संभाल सकता था, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव से मनमोहन सिंह ने खुद सीखा। यानी कि जो तेज दिमाग के हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, फाइनेंस एक्सपर्ट जिन्हें कहा जा सकता है सीधे सीधे, उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव से सीखा था। पीवी नरसिम्हा राव ने जिस तरह से देश को उस वक्त संभाला था वो काबिले तारीफ था। उसी का जिक्र करते हुए परकला प्रभाकर ने ये बात कही। उन्होंने सरकार से कहा था कि पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की नीतियों से सरकार को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से ये साफ स्पष्ट होता है कि एक के बाद एक सेक्टर संकट का सामना कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था की हालत लगातार खराब हो रही है। आपको बता दें कि सीतारमण के पति और आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व संचार सलाहकार परकला प्रभाकर हैदराबाद की एक निजी कंपनी राइटफोलियो के मैनेजिंग एडिटर भी हैं। पति के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया भी आई थी। उन्होंने कहा था कि 2014 से 2019 के बीच कई मूलभूत सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान लागू नहीं हो पाया। आईबीसी और आधार को व्यापक बनाया गया। इसके अलावा उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ महिलाओं को फायदा हुआ। बजट में टैक्स के कई तरह के सुधार किए गए। 1 अक्टूबर के बाद कारोबार की शुरुआत करने वाले लोगों को दुनिया में सबसे कम टैक्स भारत को देना होगा। ये सब जानते हैं। अगर इसकी तारीफ की जाती है तो अच्छा रहता। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने चुनावी बॉन्ड मामले पर टिप्पणी की थी। उन्होंने इस पर भी बात की थी, जिसको लेकर के बाद में अच्छा खासा बड़ा बवाल हुआ। और चुनाव के ठीक पहले जैसे कि बीजेपी को कई सीटें नीचे लाने में इस मुद्दे का भी एक बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ देश का सबसे बड़ा घोटाला नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। न्यूज चैनल रिपोर्टर टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा बनेगा। बीजेपी की लड़ाई विपक्षी दलों और पार्टियों से नहीं होगी बल्कि लोगों के बीच होगी, और वही हुआ। विपक्ष को आज इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन ये लड़ाई जनता और मोदी के बीच हुई। मोदी वर्सेस मोदी चला, इस तरह से परिस्थितियां सामने आ गई। यानी कि वो मोदी जिसे वो प्रो करके सरकार उसके फेवर में जनता को लाना चाहती थी, दूसरा वर्सेस मोदी यानी कि जो नेगेटिव परिस्थितियों में जा चुका है, मोदी का वो नेगेटिव नेम जिसे अब जनता सुनना नहीं चाहती है। ये मोदी वर्सेस मोदी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोदी, ये इसकी लड़ाई हुई यहाँ पर। और ये बात सही भी निकली। उनके पति ने यह भी कहा था कि मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा मामला आज की तुलना में कहीं अधिक जोर पकड़ेगा। ये तेजी से आम लोगों तक पहुंच रहा है। अब हर कोई धीरे धीरे समझ रहा है कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का ये सबसे बड़ा घोटाला है।
ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है जिस तरह से ये परिस्थितियां सामने निकल के आई, जबकि कम्युनिकेशन वो साल 2014 से 18 तक आंध्र प्रदेश सरकार को सेवाएं दे चुके हैं उनके पति, और जबकि कम्युनिकेशन एडवाइजर भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के नासापुर में 2 जनवरी 1959 को उनका जन्म हुआ था, और जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए, सरकार पर सवाल उठाए, मोदी की पोल खोलने का काम उन्होंने किया, उसका असर आज साफ-साफ दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल ये है कि निर्मला सीतारमण खुद मीडिया के सामने बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि डंके की चोट पर झूठ बोलने की जो फितरत है, वो अक्सर नेताओं में होती है। निर्मला सीतारमण जिस तरह से एक तेज वित्त मंत्री के तौर पर फैल रही हैं, वैसे ही मीडिया को झूठे तेज जवाब देने में भी रही हैं, जो आज की तारीख में राजनीति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। निर्मला सीतारमण ज्यादातर जगह पर अपने डिफेंस के लिए कुछ खास कह नहीं पाई चुनाव के दौरान मीडिया के सामने। आम जनता ने भी उनसे कई बार ऐसे सवाल किए जो कि वायरल हो गए, और निर्मला सीतारमण के पास कभी कोई जवाब ऐसा नहीं था जो लोगों को संतुष्ट करता। अक्सर कहते हैं कि खामोशी में भी हाँ होती है, यानी निर्मला सीतारमण की भी ये खामोशी ये कह रही थी कि जो कुछ देश में हो रहा है वो अच्छा नहीं। हैरानी की बात यह है कि निर्मला सीतारमण ने इसके बावजूद एक बार फिर से वित्त मंत्री बनने का ऑफर स्वीकार कर लिया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद जनता उन्हें फिर भी एक अलग तरह से याद करती, लेकिन एक बार फिर वो संसद में आई और बजट पेश करने लगी। बजट पेश करते वक्त उन्होंने फिर से 48,20,000 करोड़ का जो वादा जनता के सामने किया, उसको लेकर चर्चा यही है कि निर्मला सीतारमण एक बार फिर से इस पूरे शिकंजे के साथ में जनता के सामने पेश हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश की वित्त मंत्री जो तमाम बजट की आंकड़ों को लेकर के खड़ी थी, वो बजट एक बार फिर निर्मला सीतारमण का नहीं, देश का नहीं, बल्कि कुछ पूंजीपतियों का बजट था। उनके फायदे के लिए वो बजट था, और ऐसे में देश के ये तमाम लोग जो कि ये सोचते हैं कि वो कम से कम आज की तारीख में अगर सरकार से कोई चीज की उम्मीद करते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं देश की चिंता के लिए जो बातें की जा रही हैं वो सामने निकल कर आए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने पीएम, तब से उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस बजट के द्वारा हजारों करोड़ उन योजनाओं को दिए हैं, और उन योजनाओं में जैसे बात करें ग्राम योजना की, स्मार्ट सिटी योजना की, शौचालयों की और मुद्रा लोन की, इस तरह की तमाम योजनाएं हैं जिन पर उन्होंने हजारों करोड़ खर्च किए। लेकिन उसकी जवाबदेही में जवाब ये है कि ये तमाम योजनाएं फेल हो गई। मेक इन इंडिया की ये तमाम योजनाएं फेल होती चली गई। स्टार्टअप की अगर बात करें, इसमें सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जबानी बातें की, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि जनता तक फायदा पहुंचा सका हो। यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है कि निर्मला सीतारमण ये सब जानती हैं, समझती हैं, और उसके बावजूद उनके पति पीएम के लगातार पोल खोलते रहते हैं। खुद निर्मला सीतारमण बहुत कुछ बचाव में नहीं कह पाती हैं। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाना पड़ा, और ऐसी कौन सी मजबूरी है कि निर्मला सीतारमण ने ये पद ग्रहण कर लिया वापस से। बड़ा सवाल यह है कि अब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर अभी तक के इतिहास में वो नाम है जिसे कभी भी भविष्य में लोग वित्त मंत्री के तौर पर याद करना इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है। बजट में आंकड़े पेश करते हुए, अपनी जीडीपी को लेकर पीठ थपथपाते हुए ये मंत्री बोल तो देते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं है कि आम जनता के पास कौन सी चीज कितनी महंगी और सस्ती जा रही है, उसकी जेब पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, ये महंगाई लगातार कैसे बढ़ रही है। लेकिन अब महंगाई जैसे एक जिसे कहते हैं कि एक्सेप्ट करने वाली चीज हो चुकी है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए, इस तरह से इस पर मीडिया में चर्चा खत्म हो चुकी है। लेकिन उससे महंगाई खत्म नहीं हो जाती है। ये वो मुद्दे हैं जो कि वित्त मंत्री को सामने रखने चाहिए थे आम जनता के, जो कि उन्होंने उस स्तर पर नहीं रखे, और वो बजट आकर पेश कर दिया जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर से सरकार का बजट था। कोई खास बड़ी उम्मीद उसमें दिखाई नहीं दी थी। ऐसे में निर्मला सीतारमण के पति जो कि लगातार सरकार की पोल खोल रहे थे, एक बार फिर से उनकी पत्नी को जब ये वित्त मंत्रालय मिल गया है, फिर वो खामोश कैसे हैं। बड़ा सवाल ये है कि ऐसे कौन सी बात है, कौन सी नब्ज है जो कि परकला प्रभाकर के पास है,
जिसके बोलने के बाद भी उनकी पत्नी को वित्त मंत्रालय मिल जाता है और वित्त मंत्रालय मिलने के बाद एक बार फिर से वो चुप हो जाते हैं। बिना चुनाव लड़े किस तरह से एक बार फिर से निर्मला सीतारमण को एंट्री मिल जाती है, बावजूद इसके कि स्मृति ईरानी के नाम पर तमाम तरह की चर्चाएं होती रही, तमाम तरह के अफवाहों को भी हवा लगती रही और वो जब अपने घर जाकर बैठी हैं तो उनको आगे बढ़ाने वाला भी कोई नहीं। फिर निर्मला सीतारमण की ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कि पीएम मोदी के लिए मजबूरी बन चुकी है, या फिर पीएम मोदी की कौन सी ऐसी बात है जो निर्मला सीतारमण के लिए मजबूरी बन चुकी है? देखना और समझना ये है कि अक्सर चर्चा में लोग अब ये कहते हैं कि पीएम को एक ऐसी वित्त मंत्री मिली हैं जो कि अपना ज्यादा कुछ सोच विचार इस पर नहीं करती हैं और जो दे दिया जाता है उसे प्रत्यक्ष सामने रख देती हैं। तो क्या सिर्फ निर्मला सीतारमण एक सांसदी के लिए, एक सरकारी घर के लिए, मंत्रालय की सुविधाओं के लिए, इन तमाम चीजों के लिए वापस से सत्ता में आ गई हैं और चुनाव के दौरान सिर्फ ये जो बात करना कि पैसे वाले ही चुनाव जीत सकते हैं, इस तरह की बातें जनता के सामने लेकर आना सिर्फ महज एक धोखा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।